जय हिंद दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आज संडे है और हम लोग करेंगे रिवीजन और MPPSC प्री 2020-21 की तैयारी इस चैनल पर की जा रही है, जो कि प्री के लिए समर्पित है ये चैनल अभी वर्तमान में। वैसे तो मेंस के भी इसमें काफ़ी वीडियोज़ हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो यूनिट 1, जो MPPSC प्री की जो यूनिट 1 है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। तो उससे संबंधित हम लोग आज रिवीजन करेंगे। इससे पहले ये वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज का कि बुंदेलखंड के किस शासक ने अबुल फजल की हत्या की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा वीर सिंह बुंदेला ने। अगला प्रश्न देखते हैं, दुलनीपुर अभिलेख जो कि सागर में है, किस शासक के राज्य का उल्लेख इसमें मिलता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो उत्तर आपका हो जाएगा, शहर की बात करें तो उज्जैन हो जाएगा, जगह की बात करें कभी कभी जगह भी दे देता है, तो दोहर या दोहड़ करके एक जगह है, वहां पर हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, 14वीं शताब्दी में किसने ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की थी? तोमर वंश की बात की जा रही है, तो वीर सिंह देव। क्या हो जाएगा? वीर सिंह देव। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बुंदेलखंड के जो राजा थे परमार्दी देव को पराजित किया था? तो उत्तर आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न देखते हैं, जीर्ण अभिलेख जो कि मंदसौर में है, किस शासक की इससे जानकारी मिलती है? जीर्ण अभिलेख मंदसौर, याद रखिएगा। विग्रहपाल जो राजा थे उनकी जानकारी मिलती है। और किस वंश का उल्लेख भी मिलता है? तो ये भी ध्यान रखें, गुहिल वंश, इनका संबंध गुहिल वंश से था। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान राम के वंशज लव कुश का जन्म वाल्मीकि आश्रम में हुआ, यह किस नदी के तट में है? तो उत्तर आपका हो जाएगा टोंस नदी, जिसे तमसा नदी के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करना है आपको इसमें। तो एक तरफ कुछ अभिलेख दिए गए हैं, उनको और उनके शहर कहाँ पर स्थित हैं वो उनके विषय में बताना है। गुर्जरा की बात करें तो दतिया में है, सारो मारो की बात करें तो सीहोर में, भरूत स्तूप की बात करें तो सतना में, और सूपिया की बात करें तो रीवा में। तो इस तरीके से ये सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विदिशा के गरुड़ स्तंभ से किस धर्म के साक्ष्य मिलते हैं? तो वहाँ पर भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करें। तो इसमें देखेंगे एक तरफ मंदिर दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके कौन से कहाँ पर वो स्थित हैं, इसके बारे में आपको बताना है। देखते हैं इसमें, नचना कुठार जो कि पार्वती मंदिर है पन्ना में है, भूमरा का मंदिर जो कि सतना में है, तिगवा का विष्णु मंदिर कटनी में है, और एरण एरण जो कि सागर में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सुमेलित कर सकते हैं और ये सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, मध्य भारत का सोमनाथ किसे कहा जाता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा भोजपुर रायसेन को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो महमूद खिलजी द्वितीय किस शासक को कहा जाता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा महमूद शाह को। किसे कहा जाता है? महमूद शाह को। अगला प्रश्न है, किस शासक ने मांडू का नाम परिवर्तित कर शादियाबाद कर दिया? तो उत्तर आपका हो जाएगा होशंग शाह गौरी। ठीक है, और जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने बताया भी था आपको कि जो नर्मदापुरम है, ठीक है, अभी होशंगाबाद और नर्मदापुरम का जो केस चल रहा है, तो ये भी होशंग शाह ने ही होशंगाबाद पहले किया था। ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है आपको। इसमें भी कुछ पुराने शहर हैं, कुछ नए शहर हैं, इनके बारे में बताना है कि पहले क्या कहा जाता था। तो स्वभोग नगर, ठीक है, स्वभोग नगर को एरण कहा जाता था। अवंती की बात करें तो उज्जैन, दसपुर मंदसौर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद अलावा देखें तो अनूप निमाड़। ठीक है, तो ये उज्जैन, एरण, मंदसौर, ये निमाड़, ये वर्तमान में है स्वरूप इनका, और पहले का क्या है? तो स्वभोग नगर, अवंती, दसपुर और अनूप। तो इस तरीके से याद रखें इनको। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी व छोटी मस्जिद का नाम बताएं। ठीक है, तो सबसे बड़ी मस्जिद की बात करें तो आप देखेंगे जो ताजुल मस्जिद है, शाहजहां बेगम ने इसे बनवाया था, और ये भारत ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो आप इसको याद रखें, मध्य प्रदेश, भारत या एशिया कहीं की भी पूछे सबसे बड़ी है। साथ में एक चीज़ और देख लीजिए, छोटी कौन सी है? ये भी भारत, एशिया और मध्य प्रदेश तीनों जगह की सबसे छोटी है। तो इसे ढाई सीढ़ी मस्जिद, ठीक है, ढाई सीढ़ी मस्जिद, ये भी भोपाल में ही है, और दोस्त मोहम्मद खान ने इसको बनवाया था। ठीक है, तो दोस्त मोहम्मद खान आप याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं,
मध्य भारत का नेपोलियन, मध्य भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा यशवंत राव होलकर। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और इसी तरीके से और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर सभी जो है प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक अभी तक अपलोड हो चुके हैं, तो वो आप आसानी से देख सकते हैं। बहुत छोटे वीडियोज़ हैं, 9 to 10 मिनट्स या बहुत ज़्यादा होगा तो 20 मिनट्स मैक्सिमम। तो इतने में आप आसानी से 10 मिनट निकाल के हर दिन देख सकते हैं और एग्ज़ाम आने तक आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगा। एक बार ये बस 2 यूनिट कंप्लीट होंगी तो आपका एक बार पूरा रिवीजन हो चुका होगा। चलिए देखते हैं आगे। केंद्रीय संग्रहालय, केंद्रीय संग्रहालय नवरत्न मंदिर के नाम से पहले जाना जाता था, इंदौर में है। का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो उत्तर आपका हो जाएगा तुकोजीराव होलकर। तुकोजीराव होलकर तृतीय ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, केंद्रीय संग्रहालय है वर्तमान में अभी। अगला देखते हैं, भोपाल रियासत की प्रथम शासिका कौन थी? तो उत्तर आपका हो जाएगा गौहर बेगम या कुदसिया बेगम के रूप में भी जानी जाती हैं। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आता है आप उसको टिक कर सकते हैं, कुदसिया बेगम या गौहर बेगम। ये रियासत से संबंधित प्रश्न इसलिए लिए गए हैं क्योंकि अभी जो नया सिलेबस है उसमें रियासतों को भी मेंशन किया गया है, प्रमुख राजवंश जो है, तो उसमें आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से इनको भी देखते चलें। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करना है आपको। ठीक है, कुछ ग्रंथ हैं और किसने इसको लिखा है वो देख लेते हैं। रसमंजरी, रसमंजरी की यदि बात करें तो भानुदत्त मिश्र जी ने इसे लिखा है। वघेल बस वंश वर्णनम की बात करें, बघेल वंश वर्णनम की बात करें तो रूपाली शर्मा जी ने लिखा है। अमरेश विलास की बात करें तो नीलकंठ जी ने इसे लिखा है। और व्याघ्र वंश संग्रह की बात करें तो रहमान अली जी ने इसे लिखा है। अगला देखते हैं, अहिल्याबाई संग्रहालय, अहिल्याबाई संग्रहालय व अहिल्याबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो उत्तर आपका हो जाएगा महेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं, लाहौर अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्तित्व जिनका संबंध मध्य प्रदेश से था। ठीक है, तो उत्तर आपका हो जाएगा हरि सिंह गौर। ठीक है, गौर नहीं है, गौर है, उसको देख लीजिएगा, हरि सिंह गौर। ठीक है, 1893। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, बोधन दहुआ किस शासक के सेनापति थे? तो उत्तर आपका हो जाएगा राजा बखत बली। क्या तो हो जाएगा? राजा बखत बली। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें सुमेलित करें। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित हैं ये सभी। ठीक है, तो चैन सिंह का संबंध सीहोर से है। रणमत सिंह की बात करें तो रीवा से इनका संबंध है। इसके बाद देखें शेख रमजान को तो सागर से इनका संबंध है। और अगला देखें तो टट्याभील, टट्याभील का संबंध निमाड़ क्षेत्र से है। तो इस तरीके से ये सभी स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका संबंध एक विशेष क्षेत्र से रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से 247 प्रश्न अभी आपको रिवीजन इसमें हो चुके हैं। अगला देखते हैं, भगोरिया हाट। ठीक है, भगोरिया हाट का जो आयोजन है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा झाबुआ। ठीक है, झाबुआ में होता है भगोरिया हाट, ये याद रखें। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस बोली को प्राथमिक शिक्षा में एक भाषा के रूप में शामिल किया जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा गोंडी भाषा। कौन सी भाषा? गोंडी भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जड़ी बूटियों का ज्ञानी, जड़ी बूटियों का ज्ञानी किस जनजाति को कहा जाता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा सहरिया। किसे कहा जाता है? सहरिया को। ठीक है, जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे, जो ग्वालियर वाला इलाका है, मुरैना वाला इलाका है, जो मध्य भारत वाला ऊपर का इलाका है, ठीक है, तो उस तरफ आप देखेंगे मध्य भारत का जो पठार है मध्य प्रदेश के हिस्से में, ऊपरी हिस्से में, तो वहाँ पर आपको ये सहरिया जनजाति मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं, गोहिया पंचायत, गोहिया पंचायत का संबंध है किससे? तो कोल जनजाति से इसका संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोरकू जनजाति में मृतक संस्कार में कौन सी प्रथा अपनाई जाती है? जो कोरकू जनजाति होती है, मृतक संस्कार में कौन सी प्रथा अपनाई जाती है? तो उत्तर आपका हो जाएगा सिडोली प्रथा। कौन सी प्रथा? सिडोली प्रथा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में अधिमान्य है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गोंड जनजाति में। दूध लौटावा किस जनजाति में अधिमान्य है? उत्तर हो जाएगा गोंड जनजाति में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस समाजशास्त्री ने बैगाओं को हंसमुख व समूह प्रिय बताया है? तो उत्तर आपका हो जाएगा डॉक्टर एल्विन ने कहा है। हंसमुख हैं और समूह प्रिय होते हैं कौन? बैगा। ठीक है,
बैगा और बालाघाट दोनों को याद रखेंगे। बा से बैगा, बा से बालाघाट, बा से बन, ठीक है। तो जो भी वो चीज़ें होंगी, बेन गंगा, ये सब सारी चीज़ें आप बालाघाट से रिलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करें। इसमें देखते हैं मड़ई नृत्य, ठीक है। तो मड़ई नृत्य का संबंध किससे है? तो गोंड जनजाति से है। कबीरपंथी कौन होते हैं? तो पनिका जनजाति के लोग होते हैं। बूढ़ा देव जो पूजा करते हैं तो कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? तो बैगा जनजाति के लोग करते हैं। दूल्हा देव, बूढ़ा देव, ये आप ध्यान रखें। गोल गधेड़ों की बात करें तो भील जनजाति, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सुमेलित किया जा सकता है और सभी ये सुमेलित हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, हट, ये लमसेना, राजीबाजी, चिथौड़ा, हठ विवाह का संबंध किस जनजाति से है? ये सब आपको टर्म याद रखने हैं। लमसेना, राजीबाजी, चिथौड़ा, हठ विवाह, ये सब किससे संबंध रखते हैं? कोरकू से संबंध रखते हैं। अगला देखते हैं, श्री विष्णु चिचालकर। श्री विष्णु चिचालकर का संबंध किससे है? तो चित्रकारी से इनका संबंध है। देवास जिले से इनका संबंध है। तो दोनों को भी आप आसानी से याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि प्रदीप। कवि प्रदीप जो है मध्य प्रदेश से इनका संबंध रहा है। तो इनका मूल नाम क्या है? यदि परीक्षा में पूछ ले तो रामचंद्र द्विवेदी। क्या नाम है? रामचंद्र द्विवेदी इनका मूल नाम है, तो याद रखें। अगला देखते हैं, फाल्या, ठीक है। जो निवास स्थान है जनजातियों के, उनके विषय में इसमें बताया गया है और कौन सी जनजाति है उनके विषय में, ठीक है। तो दोनों को सुमेलित करना है आपने। तो फाल्या भील, सहराना सहरिया जनजाति, ढाना भारिया, और ढांडा की बात करें तो बंजारा, ठीक है। ढांडा बंजारा, तो इस तरीके से ये सभी सुमेलित हैं। फिर से देख लें, फाल्या भील, सहराना सहरिया, ढाना भारिया और ढांडा की बात करें तो बंजारा। तो इस तरीके से सभी सुमेलित हैं ये। अगला प्रश्न देखें, तो मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को विश्व विरासत सूची में स्थान मिला है? उत्तर आपका हो जाएगा ग्वालियर एवं ओरछा। और कब किया गया है? तो ये हाल ही में 2020 में किया गया है। करंट का भी प्रश्न है तो आपको याद रखना जरूरी है। चलिए फिर से एक बार सुमेलित कर लेते हैं। कैसे करेंगे? तो खम सॉन्ग, ठीक है। खम सॉन्ग करेंगे, ये नृत्य हैं, ठीक है। खम सॉन्ग जनजातियों के नृत्य हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे कोरकू का है खम सॉन्ग। उसके बाद देखेंगे सैला की बात करें तो भारिया, लहगी, कंजर व बंजारा, और सुगा की बात करेंगे तो बैगा, ठीक है। खम्ब सॉन्ग किसका है? कोरकू का, सैला भारिया का, लहंगी कंजर व बंजारा का, और सुआ बैगा का, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुक्तागिरी। मुक्तागिरी, जैसे आप सुनेंगे मुक्तागिरी तो आपको सबसे पहले याद आना चाहिए जैन, ठीक है। तो मुक्तागिरी जैन, सोनगिरी जैन, गोमटगिरी जैन, ठीक है। तो ये तीनों जैन मंदिर हैं। अब ये याद रखना है कहाँ? तो मुक्तागिरी बैतूल में है, सोनगिरी दतिया में है, और गोमटगिरी इंदौर में है, ठीक है। तीनों आपको याद रखने हैं। अब आ जाते हैं बरेला। बरेला का संबंध किससे है? तो रानी दुर्गावती जी से है। उनकी जो समाधि है वहीं पे है, जबलपुर में। अगला प्रश्न देखें, पूर्व में भथा, भथा नाम से किस शहर को जाना जाता था? तो उत्तर आपका हो जाएगा रीवा को। किसे जाना जाता था? रीवा को जाना जाता था। चलिए देखते हैं इसमें अगला, फिर से आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो ये भी नृत्य हैं, ठीक है। रीना, चटकोरा, भगोरिया और गोचो, ठीक है। तो इसमें देखेंगे रीना जो हो जाएगा बैगा और गोंडों में होता है, चटकोरा कोरकू में होता है, भगोरिया आप देखेंगे तो भील में, और गोचो देखेंगे तो गोंड में होता है, ठीक है। फिर से देखते हैं, रीना बैगा गोंड, चटकोरा कोरकू, भगोरिया भील, और गोचो गोंड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मानव खोपड़ी का कंकाल मध्य प्रदेश के किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हथनौरा, ठीक है। तो इस तरीके से 267 अभी तक क्वेश्चंस हो चुके हैं और इसमें सभी यूनिट इसमें कंप्लीट हैं। यदि आप देखेंगे तो 2 यूनिट आपकी इसमें रह गई हैं, यूनिट 2 और आपका हो जाएगा यूनिट 8, जो कि आपका करंट अफेयर से संबंधित है, जिसमें मध्य प्रदेश का खेल, ये भी स्टैटिक पोर्शन है। तो उसको छोड़ के बाकी सारी यूनिटें एक बार आपने देख ली है कि किस तरीके से इसमें प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों का कैसा प्रारूप हो सकता है, ठीक है। तो ये संभावित प्रश्न है, इसी तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा संडे का रिवीजन। कल हम लोग देखेंगे भारत का इतिहास
उसमें हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, करीब 40 से 50 प्रश्न कल डिस्कस कर लेंगे और आगे भी 40 से 50 प्रश्न डिस्कस कर लेंगे, तो 100 प्रश्न के आसपास हो जाएंगे। तो एक रिवीजन उसके बाद हम लोग कर लेंगे ताकि वो 100 प्रश्न हो जाए। इसके बाद फिर से हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे यूनिट 10 से, और फिर इसी तरीके से यूनिट 1 तक आते जाएंगे, ठीक है। तो 2 बार रिवीजन अभी हो जाएगा 2-3 हफ्ते में। इसके बाद जब भी डेट आपको अनाउंस होगी, क्योंकि 20 जून डेट संभावित है, अगर उस टाइम पे एग्ज़ाम हो पाता है तो ठीक है, तब तक 3 बार रिवीजन आपका करीब हो जाएगा, 3 से 4 बार, ठीक है। और करीब आपके पास प्रश्नों की जो संख्या होगी वो हो सकता है कि उस टाइम पे 2 से 2,500 ज़्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है प्रश्न हो जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आप चैनल में बने रहें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें यदि आपको ये चैनल पसंद आता है, ठीक है। इसके प्रश्न पसंद आते हैं, आप प्लेलिस्ट पे भी जाएं। जो लोग मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप देखेंगे उसमें जो जियोग्राफी में अभी एक नया पार्ट अभी साइंस से उठा के रखा गया, जिसमें GIS GPS, ठीक है, ये वाली चीज़ें उसमें डाली गई हैं, जो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वो पिछला 2019 का ही सिलेबस था, उसको उठा के यहाँ कर दिया गया है। तो आप आसानी से 10 से 15 मिनट के वीडियो हैं, 15, 10 और 14-15 मिनट के वीडियो हैं, तो आप आधा घंटे यदि समय निकाल के उनको देखते हैं तो आपका वो यूनिट, पूरा यूनिट 5 ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चैनल पे विजिट करें। यदि आपको अच्छा लगता है चैनल तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है, और आसानी से अपनी तैयारी करते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।